हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये 2017 का यूपी PCS का पेपर कर रहे हैं, जो कि आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम के लिए, यूपी के लिए भी, अब BPSC, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि एक दूसरे के PCS में एक दूसरे का क्वेश्चन पूछा भी जाता रहता है, और PCS का क्वेश्चन या IAS का क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट भी होता रहता है। और सामान्य अदर स्टेट में जो शिक्षक भर्ती होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और जो ये जनरल कंपटीशन होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जो ऊपर लेवल का क्वेश्चन होता है वो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो दुर्गापुर समीप नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर समीप है, राउरकेला भी है, सलेम भी है, लेकिन दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं स्थित है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। लाल सागर एक उदाहरण है किसका? तो लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं? तो गुजरात से गुजरते हैं, कर्क रेखा गुजरता है गुजरात से, और छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, और झारखंड से गुजरता है। ठीक है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरता है। भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह विश्व में 18 देशों तथा भारत में 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ध्यातव्य है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए है। ठीक है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानना है। तो इनमें गारो, खासी, जयंतिया, उसके बाद नागा है। ठीक है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का, तो ये सबसे पहले ये पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले पश्चिम में गारो, उसके बाद पूर्व में खासी, उसके पूर्व में जयंतिया, उसके पूर्व में नागा है, सी आंसर हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया और नागा। ठीक है, पहाड़ियों के नाम पर ही है जनजातियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी बार पूछ दिया जाता है, रिपीट भी काफ़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इडुक्की ताप शक्ति गृह नहीं, ये नहीं। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, ये सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है जी। इडुक्की को छोड़कर सभी युग्म सुमेलित हैं। इडुक्की एक तापीय शक्तिगृह नहीं, बल्कि केरल की पेरियार नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना है, तापीय शक्ति केंद्र नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलप्रपात और नदी, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, वो मैच करना है। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध सागर मांडवी नदी पर है। और डुडुमा जलप्रपात जो है वो मचगुंड नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात मचगुंड नदी पर। और गोकाक जलप्रपात जो है किस पर है? तो घाट प्रभा नदी पर है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा पर, और जोग
जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, जोग शरावती नदी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए, दूध सागर मांडवी नदी पर, डुडुमा मचकुंड नदी पर और गोकाक घाट प्रभा पर और जोग शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है गिनी बसाऊ का बिसाऊ, ताइवान का ताइपे राजधानियां हैं, निकारागुआ का मानागुआ, मालदीव का मालाबो, मालदीव का मालाबो नहीं माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं बल्कि माले है। तो डी आंसर हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र और स्थानांतरित खेती, किस क्षेत्र को किस स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है, वो मैच करना है। तो पश्चिम घाट में स्थानांतरित खेती को कुमारी बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहते हैं। और दक्षिण पूर्व राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालतरे बोलते हैं, वालतरे। और उत्तर पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे झूम की कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि को। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे? तो डाहिया। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को, ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, और उत्तरी पूर्वी भारत में झूम, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया बोलते हैं। काफ़ी बार पूछ दिया जाता है, देशों में भी अलग अलग विदेशों में भी पूछ जाता था किस नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि, और अपने देश में भी कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति, ठीक है, कौन सी एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे स्थित है उसके बारे में। तो बाल्को कहाँ स्थित है? तो बाल्को है कोरबा में, बाल्को कोरबा में स्थित है। और हिंडाल्को कहाँ है? तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है, हिंडाल्को रेणुकूट में। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है हीराकुंड में है। और नालको कहाँ है? तो नालको जो है कोरापुट में है, नालको कोरापुट में। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बाल्को कहाँ है? तो कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? हीराकुंड में, और नालको कोरापुट में है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर और नदी। ठीक है, किस नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? ठीक है, तो खार्तुम है, खार्तुम किस नदी पर बसा है? तो खार्तुम जो है नील नदी पर, खार्तुम नील नदी पर। और ब्राजावेले जैरे नदी पर, ब्राजावेले। और रॉटरडम जो है रॉटरडम राइन नदी पर, और पेरिस सीन नदी पर। पेरिस तो काफ़ी बार पूछा जाता है, और रॉटरडम राइन नदी पर और पेरिस सीन नदी पर। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, खार्तुम कहाँ है? खार्तुम नील नदी, ब्राजावेले जैरे नदी, रॉटरडम राइन नदी और पेरिस सीन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो है लुडविग्स नहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविग्स नहर जो है दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी
कब हुई थी? तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। सी आंसर हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो उष्णकटिबंधीय वन कौन सी है? तो साइलेंट वैली जो है उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली है। शंकु वृक्ष वन कौन है? तो शंकु वृक्ष वन जो है हिमाचल प्रदेश में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। और कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगा? तो कच्छ वनस्पति मिलेगा सुंदरवन में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। और पतझड़ वन मिलेगा कहाँ? तो पतझड़ वन मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, पतझड़ वन राजस्थान में। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और पतझड़ वन राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान काफी बार पूछा जाता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क सन 1936 में हैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। और इसका नाम जिम कॉर्बेट, जो एक प्रकृतिवादी और लेखक थे, के नाम पर रखा गया है। इस उद्यान की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये आंसर हो जाएगा। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। ये आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, ये निकलता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। बी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से तो निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से ये भी निकलता है, लेकिन बी सुमेलित नहीं है, ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है। थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, जलमग्न धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, ईंट के भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन बी सुमेलित नहीं है। का क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुख्य स्रोत रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम होता है। डी आंसर हो जाएगा। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम होता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही बात है। और मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही है। और मौसम की चरम दशा की बारंबारता
एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे इसी कारण से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो जनसंख्या, उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र और उसके बाद भूदृश्य, यही सुमेलित है। सी आंसर हो जाएगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य, सी आंसर होगा। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं। तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को पूरे विश्व के में लोगों को तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ बनाने हेतु मनाया जाता है, ठीक है। 5 मई को नहीं, 31 मई को, ठीक है, ध्यान रखेंगे 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, 5 मई को नहीं। सी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो हरित गृह प्रभाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। तो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। ठंडे क्षेत्रों में पेड़ों या वनस्पति को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक द्वारा बने घर को ग्रीन हाउस या हरित गृह कहा जाता है। इसकी छत तथा दीवारों से होकर आने वाली सूर्य की किरणें उसके अंदर प्रवेश तो करती हैं परंतु बाहर नहीं आ पाती, जिसके कारण इसके अंदर तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न कि हरित गृह प्रभाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। तो ये विकल्प गलत हो गया। और जैसे जैसे सतह का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता भी बढ़ जाती है। चूंकि जल वाष्प स्वयं एक ग्रीन हाउस गैस है, अतः हरित गृह प्रभाव से वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है। अतः विकल्प बी सही है। ऊष्मा एवं आर्द्रता प्रजनन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। अतः विकल्प सी भी सही है। और वायुमंडल में ताप बढ़ने के साथ साथ दाब कम होता है। दाब कम होने से वायु की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। अतः विकल्प डी भी सही है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्प बी, सी, डी तीनों सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, मतलब सही इनमें से कौन है? तो इनमें से बी, सी, डी सही है, एक इसमें से सही नहीं है। तो ये स्टार बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें से बी, सी, डी तीनों सही है, तो आयोग ने इसको बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वायुमंडल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक इनमें से क्या हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ये भी सही है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक। और तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोट, ये भी है। और सौर धधक में वृद्धि, तो ये नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ये सब जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। कौन कौन? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोट, ये भी, और अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही। लेकिन सौर धधक मतलब जो सूर्य ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है, सौर धधक ज़्यादा तेज गर्मी, उससे तो नहीं होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है। इसी से जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियाँ, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 1980 में अधिनियमित किया था। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो 1980 में अधिनियमित किया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्थान और शहर का मैच करना है, कौन सा संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। एक तरफ प्रदूषक है और एक तरफ होने वाली बीमारी। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पारा से क्या होता है? तो मीनामाटा बीमारी पारा से ही होता है। कैडमियम से इटाई बीमारी हो जाता है। और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये सही है। और फ्लोराइड आयन से अपच ये सुमेलित नहीं है। अपच फ्लोराइड आयन से नहीं होता है। देखिए, विकल्प डी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं बल्कि दांत और हड्डियां भंगुर हो जाती है फ्लोराइड आयन से, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क नहीं करेगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज जो है ये मीठा चीनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज, फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट काफी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक इनमें से रेशम है। बैकेलाइट, केवलार, लेक्सान। तो रेशम जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम है प्राकृतिक बहुलक, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन ये नहीं करता है, डी आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्तस्राव का
ये इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है, रक्त शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन, निद्रा का नियंत्रण मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण मेलाटोनिन, और ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण ये करता है, लेकिन गैस्ट्रिन से रक्तचाप का नियमन नहीं होता है। गैस्ट्रिन जो है भोजन के उपापचय का नियमन करता है, गैस्ट्रिन भोजन के उपापचय का नियमन करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया है, यूरिया क्या है, तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो इथाइल मेरकैप्टन की होती है। इसमें जो दुर्गंध होता है एलपीजी में, जो सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, तो इथाइल मेरकैप्टन होता है, इसी के कारण वो दुर्गंध होता है। अजीब सा नहीं स्मेल करता है जब अगर एलपीजी थोड़ा अगर रिसाव होता है, मतलब खुल जाता है, तो अजीब सा स्मेल करता है, गंदा सा, तो इथाइल मेरकैप्टन के कारण ही होता है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। एलपीजी के स्राव होने की पहचान के लिए इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ इथाइल मेरकैप्टन मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, तो मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इनमें सुमेलित नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक सही है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, ये सही है, लेकिन डी प्रति रिकेट्स कारक होता है, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स से छुटकारा मिलता है, मतलब रिकेट्स उससे नहीं होगा, तो विटामिन डी रहेगा तो प्रति रिकेट कारक होगा ये, ठीक है, तो सी सुमेलित नहीं है। आयोडीन की कमी से होता है, तो क्या होता है आयोडीन की कमी से, तो घेंघा रोग होता है ना, ग्वाइटर होता है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा या ग्वाइटर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट काफ़ी होता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो टार्टेरिक अम्ल होता है, डी आंसर हो जाएगा। अंगूर, केला और इमली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, तो टार्टेरिक अम्ल होता है, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, टार्टेरिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में एक विशेष प्रकार के खट्टे स्वाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, एसिटिक अम्ल कहाँ, सिरका में, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू इत्यादि में, और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सब डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन सबसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करेगा। डीजल करेगा ज़्यादा, मिट्टी का तेल भी करेगा, कोयला भी करेगा, लेकिन हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी का, चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव, तो चींटी का इनमें किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो चींटी का, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। डॉपलर प्रभाव को ऑस्ट्रिया के भौतिकवेत्ता क्रिरियन सेड्रियास डॉपलर ने 1942 में प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। ध्वनि की आवृत्ति बदलने की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगा कितना, तो 10 यूनिट होगा। ठीक है, एक बल्ब क्षमता 100 वाट, कुल बल्ब की संख्या 5, अतः बल्बों की कुल क्षमता 500 वाट, समय 20 घंटा, तो संपूर्ण विद्युत खर्च किलोवाट इंटू घंटा, तो वाट बटे 1000 गुने घंटा, तो हो जाएगा 500 गुने 20 बटे 1000, तो 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक सुरंग में कितना 100 वाट क्षमता वाले कितना 5 बल्ब और 20 घंटे तक जलता है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 गुने 20, मतलब ये 5 दूनी 10 3 बटे 1000, तो 10। ठीक है, 10 यूनिट हो गया, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो आयतन नहीं बदलेगी। डी आंसर हो जाएगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो आयतन नहीं बदलेगी। डी आंसर हो जाएगा। मोबाइल चार्जर होता है क्या, तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। डी आंसर हो जाएगा, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, जो पथरी होता है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में जो पथरी होता है वो वसा का पाचन प्रभावित करता है। बी आंसर हो जाएगा। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पीत का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पीत अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पीत की पथरी कहलाता है। यदि पित्ताशय की पथरी पीत मार्ग में पहुंच जाती है तो इस अवस्था को कोलिथिएसिस कहते हैं। पित्ताशय का पत्थर वसा पाचन को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, तो इनमें से रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब आनुवांशिक है, लेकिन रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कैसे, क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बी आंसर हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ स्रोत है। ठीक है, कौन सा उत्पाद किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो अफीम जो है वो फल से प्राप्त होता है। अफीम जो है वो फल से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। अफीम फल से
और हींग जो है किससे, तो हींग जड़ से प्राप्त होता है, हींग जड़ से। और रबर किससे प्राप्त होता है, तो रबर जो है तना से प्राप्त होता है। और कुनैन छाल से प्राप्त होता है, सिंकोनास के छाल से प्राप्त होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तना से और कुनैन छाल से। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। क्या है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है, ये भी सही है। और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, तो ये भी सही है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। और तीसरा है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो तीनों सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसी कारण से ये बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित इनमें से नहीं पूछ रहा है। तो नीलहरी शैवाल धान से, नीलहरी शैवाल धान और राइजोबियम लेगुमिनेसारम, ये राइजोबियम लेगुमिनासारम ये मटर में, और एजिटोबैक्टर गेहूं, एजोला मक्का में नहीं, एजोला धान में। ठीक है, एजोला धान के लिए। तो डी सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। नत्रजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक और फसल, तो धान में कौन करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नीलहरी शैवाल। मटर में तो राइजोबियम लेगुमिनेसारम, और गेहूं में एजिटोबैक्टर, और धान में एजोला। ठीक है, एजोला मक्का की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। एजोला एक जलीय फर्न है जो शैवाल के सदृश है। इसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था ना। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 1952 में। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है, तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत हैं, तो राष्ट्रपति हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को केंद्र राज्य संबंधों में विवादों, लोकहित के किसी भी विषय पर अनुशंसा करने आदि मुद्दों पर जांच, चर्चा और सलाह के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश के अनुसार 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति आदेश के तहत किया गया। इस परिषद में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित शामिल हैं। ठीक है, तो कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो राष्ट्रपति है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप सही है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का पद का ये शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है, ठीक है, तृतीय अनुसूची में। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का अपना उत्तर चुनिए कूट से। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सही है। और वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है और उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो राज्यपाल को विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, राज्यपाल के पास तो न्यायिक शक्ति होता है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक नहीं, सी आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं, सी आंसर हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा संविधान में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, 1 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछा जाता है, रिपीट काफी होता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्यु दंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो मृत्यु दंड 21 के दायरे में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इनमें से क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था, ये क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी, सही है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है क्षेत्रीय परिषद, तो ये भी सही है। यह एक संवैधानिक संस्था, क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था नहीं है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है क्षेत्रीय परिषदों के लिए। यह एक संवैधानिक, ये सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय है। ध्यान रखेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद है सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम को क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 1971 में बना था, ठीक है, अलग से एक 5 एक ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 बनाया गया था और एक अलग से ये उत्तर पूर्वी परिषद बनाया गया है 1971 में। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और ये जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारत का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है ये। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिषद के अधीन आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में प्रत्येक राज्य का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, योजना आयोग के सदस्यगण, अब नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव तथा प्रत्येक राज्य के विकास आयोग क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, 5 तो गठित किए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा और एक उत्तर पूर्वी परिषद गठन किया गया था 1971 में, ठीक है, अधिनियम 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन और कारण का प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी सही है, ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, तो दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अतः कथन ए सही है। भारत का अपना लिखित संविधान है, अतः कारण आर भी सत्य है, परंतु आर एक का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। चर्चा एवं प्रक्रिया स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय विशेषाधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है, सामूहिक विशेषाधिकार, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार कार्यवाही चलाने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों के सदन से बाहर निकालने का अधिकार, विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और व्यक्तियों के दंड देने का अधिकार, अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार, साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का अधिकार, अनुच्छेद 105(2) के तहत बहस और कार्यवाही के प्रकाशन रोकने का अधिकार, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है? तो गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति और अनुच्छेद 105(1) के तहत वाक स्वतंत्र आदि व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। विकल्प सी सामूहिक नहीं अपितु व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, ठीक है, मतलब ये साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामूहिक नहीं है, तो सी ही
सही हो जाएगा आंसर, नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों के संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। ठीक है, राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कनाडा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अन्य स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, जापान का संविधान आदि शामिल हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो है राज्यों का संघ संकल्पना कहाँ से, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, मतलब कनाडा से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, इसको कनाडा भी बोलते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है, तो कितनी है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। ठीक है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम कितनी है, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी में इसका महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, क्योंकि PYQ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।